नमस्कार। सत्ता की साझेदारी और संघवाद, ये शब्द सुनने में राजनीति विज्ञान के किसी भारी भरकम लेक्चर जैसे लगते हैं, है ना? लेकिन आज के इस खास स्टडी गाइड में हम इन जटिल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं और इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की दिलचस्प कहानी से, फिर समझेंगे कि संघीय और एकात्मक प्रणाली में क्या बुनियादी फर्क है। उसके बाद संघवाद की खासियतों और इसे अपनाने के अलग अलग रास्तों पर बात होगी, और आखिर में हम देखेंगे भारत में संघवाद का अनोखा मॉडल। भाग 1, बेल्जियम बनाम श्रीलंका। देखिए, किसी भी राजनीतिक सिद्धांत को समझने का सबसे बढ़िया तरीका किताबों से निकलकर असली दुनिया के उदाहरणों को देखना है। सवाल ये है कि बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता के संतुलन का आखिर हुआ क्या। दोनों ही देशों में समाज कई हिस्सों में बटा हुआ था, दोनों जगह टकराव हुए, लेकिन इस चुनौती से निपटने का दोनों का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। और इसके नतीजे तो बिल्कुल हैरान करने वाले रहे। बेल्जियम ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए 1993 में अपने संविधान में बदलाव किए। उन्होंने सत्ता को एक जगह रखने के बजाय क्षेत्रीय सरकारों को स्वतंत्र अधिकार देकर उसे बांट दिया। दूसरी तरफ श्रीलंका ने सारी ताकत केंद्र के ही हाथों में रखी। वहां तमिल नेताओं की मांगों को लगातार नजरअंदाज किया गया और नतीजा, वहां एक लंबा और दर्दनाक टकराव शुरू हो गया। भाग 2, संघीय बनाम एकात्मक प्रणाली। तो इन असली उदाहरणों को देखने के बाद अब वक्त है इसके पीछे की थ्योरी, यानी इसके सैद्धांतिक ढांचे को समझने का। आखिर ये संघवाद या फेडरलिज्म है क्या चीज? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार चलाने का एक ऐसा सिस्टम है जहां ताकत किसी एक के हाथ में नहीं होती, बल्कि इस सत्ता को केंद्र सरकार और उसकी अलग अलग क्षेत्रीय इकाइयों के बीच बांट दिया जाता है। मतलब सरकार के कम से कम 2 स्तर होते हैं जो अपने अपने दायरे में आजादी से काम करते हैं। अब एकात्मक यानी यूनिटरी व्यवस्था और संघीय व्यवस्था में क्या बुनियादी फर्क है? देखिए, एकात्मक सिस्टम में बॉस एक ही होता है, यानी शासन का सिर्फ एक स्तर, और बाकी सभी उसके अंडर काम करते हैं। केंद्र सरकार सीधे आदेश दे सकती है, लेकिन संघीय सिस्टम में ऐसा नहीं होता। यहाँ केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अपनी मनमर्जी से आदेश नहीं दे सकती। दोनों के अधिकार बिल्कुल अलग हैं और दोनों सीधे जनता को जवाब देते हैं। जरा इस नक्शे पर लाल रंग में रंगे देशों को देखिए। एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। दुनिया के 193 देशों में से सिर्फ 25 देशों में ही संघीय व्यवस्था है। सुनकर अजीब लगा, लेकिन असली बात यह है कि इन्हीं 25 देशों में दुनिया की 40% आबादी रहती है। मतलब साफ है, ज्यादा आबादी और भारी विविधता वाले बड़े देश इस संघीय ढांचे को ही सबसे बेहतर मानते हैं। भाग 3, संघवाद की विशेषताएं। चलिए अब जरा इसके ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं कि आखिर एक संघीय व्यवस्था किन पिलर्स पर खड़ी होती है। एक अच्छे संघीय सिस्टम की कुछ पक्की निशानियां होती हैं, जैसे सरकार के 2 या उससे ज्यादा स्तर होना और सबके अधिकार संविधान में साफ साफ लिखे होना। कोई भी एक स्तर अपनी मर्जी से संविधान को नहीं बदल सकता, दोनों की रजामंदी चाहिए। इसके अलावा अगर कभी झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। और हाँ, पैसों के मामले में भी आज़ादी होती है, यानी रेवेन्यू के सोर्स बटे होते हैं। इसका सबसे बड़ा मकसद यही है, देश को एक रखना और साथ ही हर इलाके की अपनी पहचान का सम्मान करना। भाग 4, संघीय व्यवस्था के मार्ग। एक बात ध्यान रखने वाली है कि दुनिया की सारी संघीय व्यवस्थाएं एक ही सांचे में नहीं ढली हैं। सत्ता कैसे बटेगी, ये उस देश के इतिहास पर बहुत हद तक निर्भर करता है। इस तरह के संघ बनाने के 2 बड़े रास्ते हैं। पहला है कमिंग टुगेदर, यानी साथ आना। इसमें कई स्वतंत्र देश अपनी मर्जी से साथ मिलकर एक बड़ा संघ बनाते हैं, जैसे अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। इसमें राज्यों के पास काफी ज्यादा ताकत होती है। दूसरा रास्ता है होल्डिंग टुगेदर, यानी सबको साथ लेकर चलना। इसमें एक बहुत बड़ा देश अपनी विविधता को देखते हुए ताकत को केंद्र और राज्यों के बीच बांट देता है। भारत और बेल्जियम इसके सटीक उदाहरण हैं। ऐसे सिस्टम में आमतौर पर केंद्र सरकार थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली होती है। भाग 5, भारत में संघवाद। अब तक हमने दुनिया भर की बातें की। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमारे अपने देश में कैसे जमीन पर उतारा है। हमारी संविधान निर्माताओं ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से अधिकारों को 3 सूचियों में बांट दिया। पहली है संघ सूची, जिसमें देश की सुरक्षा और बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय मुद्दे आते हैं। इन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें पुलिस और खेतीबाड़ी जैसे स्थानीय विषय हैं, जो पूरी तरह राज्यों के हाथ में हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा जैसे विषय आते हैं। इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कभी दोनों के बीच टकराव हो जाए तो हमेशा केंद्र का फैसला ही माना जाता है।
अब जरा एक ऐतिहासिक सच्चाई पर गौर करते हैं। आजादी के बाद शुरुआती दशकों में जब ज्यादातर राज्यों और केंद्र में एक ही पार्टी का दबदबा था, तब राज्य अपनी इस आजादी का खुलकर इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। ऐसा अक्सर देखा गया कि केंद्र सरकार राज्यों पर हावी हो जाती थी और कई बार तो संवैधानिक प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करके विपक्षी पार्टियों की राज्य सरकारों को हटा भी दिया जाता था। ये उस समय की एक बड़ी राजनीतिक सच्चाई थी। लेकिन 90 के दशक के बाद कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। ये था गठबंधन सरकारों का दौर। जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में साफ बहुमत नहीं मिला, तो क्षेत्रीय पार्टियों की अहमियत अचानक बहुत बढ़ गई। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को सरकार चलाने के लिए इन क्षेत्रीय सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ा। और सच पूछिए तो यहीं से देश में सत्ता की साझेदारी का एक नया कल्चर शुरू हुआ, जहां राज्यों की स्वायत्ता का सम्मान करना एक मजबूरी भी बन गया और जरूरत भी। भारतीय संघवाद की एक और बहुत ही खास बात है जो इसे बाकी दुनिया से अलग बनाती है, वो है हमारा स्थानीय प्रशासन यानी पंचायती राज। ये सरकार का तीसरा स्तर है। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर गांव में ग्राम पंचायत होती है, फिर कुछ पंचायतों को मिलाकर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बनती है और फिर इन सब से मिलकर जिला स्तर पर जिला परिषद बनती है। सच कहें तो यही वो सिस्टम है जो लोकतंत्र को कागजों से निकालकर सीधे आम आदमी के दरवाजे तक ले आता है। तो इस पूरे अध्ययन के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। संघीय व्यवस्था में सत्ता का ये जो नाजुक सा संतुलन है, ये इतनी भारी विविधता वाले लोकतंत्र को टूटने से कैसे बचाता है? जरा सोचिए, संघवाद सिर्फ संविधान में लिखे कुछ पन्नों का नाम नहीं है। ये एक जिंदा प्रक्रिया है जो रोजाना हमारे समाज में काम करती है। उम्मीद है इस स्टडी गाइड ने संघवाद के इन तमाम पहलुओं को अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया होगा। सीखते रहिए और हमेशा नए सवाल पूछते रहिए।